नमस्कार मेरे प्यारे कृषि श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मृदा संरचना के प्रकारों के बारे में, टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल पर अपन चर्चा कर रहे थे। उसमें मृदा के चार प्रकार थे: गोलाकार, खंड सदृश, त्रिपार्श्वीय, प्रिज्मीय, प्लेट सदृश। इसमें से अपन गोलाकार और खंड सदृश के बारे में बात कर चुके थे। गोलाकार के दो भाग थे: कणीय और मृदुकणीय। कि खंड सदृश के ये दो प्रकार हैं: कोणित खंडीय और उपकोणित खंडीय। आगे है त्रिपार्श्वीय प्रिज्मीय। आज सोइल के इसी टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। इसको प्रिज्मेटिक बोला जाता है। इसके भी दो पार्ट किए गए हैं: प्रिज्मीय और स्तंभी। उसके बाद देखेंगे प्लेट सदृश, जो चौथा पार्ट है इसका। उसमें आता है स्तरीय और प्लेटी। अभी अपन देखने वाले हैं त्रिपार्श्वीय प्रिज्मीय के बारे में, प्रिज्मेटिक के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे प्रिज्मीय और स्तंभी को। ये अपने मृदा का तीसरा प्रकार त्रिपार्श्व सदृश्य है, जिसको बोल सकते हैं प्रिज्मेटिक। इस संरचना में पैड्स की ऊर्ध्वाधर अक्ष की क्षैतिज अक्षों की अपेक्षा लंबी होती है। ऊर्ध्वाकार भुजा तेज चमकदार पृष्ठों एवं चपटे किनारे वाली होती है। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों की अवमृदाओं के स्तरों में यह संरचना पाई जाती है। यह दो प्रकार की होती है: प्रिज्मीय, प्रिज्मेटिक बोलते हैं। इस संरचना में प्रिज्म के शीर्ष समतल और भुजाएं तीव्र धार वाली होती हैं। पैड्स 10 से 100 mm आकार के होते हैं। जबकि स्तंभ में इसमें कणपुंजों के शीर्ष चौरस और किनारे गोल टोपीनुमा आकार के होते हैं तथा इनका पैड्स 10 से 100 मिलीमीटर आकार के होते हैं। तो दोनों में पैड्स तो सेम ही होते हैं, 10 से 100 mm के। त्रिपार्श्व सदृश्य में प्रिज्मीय कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं, जो प्रिज्मीय मृदाएं होती हैं, और स्तंभीय मृदाएं इस प्रकार की दिखाई देती हैं। आगे आता है इसका चौथा पार्ट, प्लेट सदृश, जिसको प्लेट ही बोला जाता है। इस प्रकार की संरचना में कणपुंजों का क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित होता है तथा चपटे दबे हुए दिखाई पड़ते हैं। कणपुंजों की मोटाई के आधार पर इस संरचना के दो प्रकार हैं: स्तरीय और प्लेटी। स्तरीय लैमिनर। स्तरीय संरचना के पैड्स की मोटाई लगभग 1 से 2 mm तक होती है। यह पतली चिपकी हुई होती है। जबकि प्लेटी, इस संरचना में पैड्स की मोटाई लगभग 2 से 10 mm तक होती है। स्तरीय, इस तरीके से देख सकते हैं अपन, उसमें स्तर बने हुए होते हैं। जबकि प्लेटी में भी उसी तरीके से स्तर बने होते हैं, लेकिन उसमें तो प्लेट नुमा आकार दिखाई पड़ता है, जो बोलते हैं प्लेटिया। ये थे मृदा के प्रकार। अब देखते हैं मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा संरचना को कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु के बारे में अपन ने पढ़ा भी है पहले। तो क्लाइमेट किस प्रकार से मृदा संरचना को प्रभावित करती है, यहाँ देखते हैं। जलवायु, जिस स्थानों पर वर्षा अधिक और तीव्रता से होती है, वहां पर मृदा संरचना के कारण वर्षा की बूंदों के प्रहार से
चकनाचूर होकर बिखर जाते हैं। रेगिस्तान में मृदा कणों के समुच्चय नहीं बन पाते। अर्ध शुष्क तथा अर्ध आर्द्र क्षेत्रों में समुच्चय की प्रतिशतता अधिक होती है। जिन स्थानों पर वर्षा अधिक और तीव्रता से होती है, ज्यादा वर्षा होगी और तीव्रता से होगी, वहां पर मृदा संरचना के कारण वर्षा की बूंदों के प्रहार से चकनाचूर होकर बिखर जाते हैं। ताप सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। अनुकूल ताप पर जीवाणुओं की सक्रियता से कार्बनिक पदार्थों का शीघ्रता से विच्छेदन होता है और समुच्चय निर्माण भी प्रभावित होता है। जलवायु के बाद दूसरा कारक आता है पक्षांतर भीगने एवं सूखने की क्रिया का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। पक्षांत भीगने और सूखने की क्रिया से मृदा के ढीले टूटकर दानेदार बन जाते हैं, जिससे इनके बीच रंध्रावकाश बन जाते हैं। सूखने की क्रिया असमान होने के कारण मृदा पिंड में टेढ़ी मेढ़ी दरारें बन जाती हैं। इनमें टेढ़ी मेढ़ी दरारें बन जाएंगी और मृदा संरचना बदल जाएगी, प्रभावित होगी। जड़ों का प्रभाव, रूट इफेक्ट। जड़ें किस प्रकार से मृदा संरचना प्रभावित करती हैं? पौधों की जड़ों से एक प्रकार का लसदार पदार्थ निकलता है जो मृदा कणों को बांधने का कार्य करता है। जड़ों के मृदा में प्रवेश करने से मृदा संरंध्रता बढ़ती है, जिससे संरचना अच्छी बन जाती है। जड़ें मृदा में प्रवेश करती हैं और उसमें एक लसदार पदार्थ निकलता है पौधों की जड़ों से, जो मृदा के कणों को बांधे रखने का कार्य करता है, जिससे मृदा की संरंध्रता बढ़ती है, उसमें रंध्रों की जो मात्रा होती है वो बढ़ती है, जिससे संरचना अच्छी बन जाती है। मृदा की संरचना अच्छी बन जाती है। फसलों का प्रभाव, क्रॉप इफेक्ट। फसल के पौधों की पत्तियां एवं तने वर्षा की तीक्ष्ण बूंदों के प्रहार से मृदा संरचना की सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार फसल मृदा संरचना को बनाए रखने में सहायता करती है। तो फसल के पौधों की पत्तियां और तने, वर्षा की जो बूंदें आती हैं वो सीधी मृदा पर नहीं गिरती हैं। जो फसल के पौधे और पत्तियां होती हैं उसके तने पर और पत्तियों पर ही पहले बूंदें गिरती है, फिर उसका क्या होता है, प्रवाह जो होता है प्रभाव वो कम हो जाता है। उसके बाद वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, मृदा पर गिरती हैं, इससे उसकी संरचना बनी रहती है। कार्बनिक पदार्थ का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कार्बनिक पदार्थ सैरंध्री होने के कारण किले की सुगठियता को कम कर देता है, बलुई मृदा में जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है तथा मृदा कणों को बांधने का कार्य करता है। इस तरह कार्बनिक पदार्थ मृदा में मिलाने से मृदा संरचना में सुधार होता है। यदि मृदा में अपन कार्बनिक पदार्थ मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, मृदा संरचना में सुधार करने का कार्य करेगा, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ सैरंध्री होने के कारण क्ले मृदा की सुगठियता को कम कर देता है और बलुई मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है। कर्षण क्रियाओं का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टिलेज। जुताई, गुड़ाई तथा अन्य कर्षण क्रियाओं से मृदा के सभी अवयव भली प्रकार मिश्रित हो जाते हैं, जिससे मृदा में विरलता आ जाती है और मृदावातन अच्छा हो जाता है। एक ही गहराई पर बार बार कर्षण क्रियाएं करने से मृदा में कठोर परत बन जाती है और इससे जल प्रवेश कठिन हो जाता है, जिससे मृदा संरचना पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कर्षण क्रियाएं, टिलेज, यानी जो अपन भी मृदा में खेत में जो कृषि कार्य करते हैं, जुताई, गुड़ाई, निराई, वो सभी कर्षण क्रियाएं होती हैं। टिलेज होता है तो जुताई, गुड़ाई और अन्य कर्षण क्रियाओं से मृदा के जो सभी अवयव हैं वो भली प्रकार से मिश्रित हो जाते हैं, जिससे मृदा में विरलता आ जाती है, यानी एक साथ सभी जो अवयव हैं वो मिल जाते हैं और मृदावाचन जो होता है अच्छा हो जाता है, यानी उसमें जो मृदा होती है उसमें हवा का आवागमन अच्छा हो जाता है। एक ही गहराई पर बार बार कर्षण क्रियाएं करने से मृदा में कठोर परत बन जाती है। यदि अपन एक ही गहराई तक कर्षण क्रियाएं बार बार करते रहेंगे तो वह जो अपनी मृदा की परत है वो कठोर हो जाएगी और इसमें जल प्रवेश कठिन हो जाता है, जिससे मृदा संरचना पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
सिंचाई का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के जल के साथ अनेक खनिज लवण मृदा में पहुंचते हैं, जिनके आपेक्षिक अनुपात से मृदा संरचना प्रभावित होती है। जैसे यदि जल में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो मृदा संरचना में सुधार होता है, और सोडियम लवण की अधिकता मृदा संरचना को खराब कर देती है। जो इरिगेशन का इफेक्ट है वो किस प्रकार से मृदा की संरचना पर पड़ता है, तो जो सिंचाई के जल के साथ अनेक खनिज लवण मृदा में पहुंचते हैं। जब अपन सिंचाई के लिए जल देते हैं खेत में, उसके साथ जो लवण होते हैं, खनिज लवण, वो पानी के साथ घुलकर और मृदा में पहुंचते हैं, जिनके अपेक्षित अनुपात से मृदा संरचना प्रभावित होती है। जैसे यदि जल में कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी तो कैल्शियम क्या करेगा, मृदा संरचना को सुधारने का काम करेगा। यदि जल में कैल्शियम की मात्रा होगी अधिक मात्रा में तो वो मृदा को सुधारने का काम करेगा, और यदि सोडियम लवण की अधिकता होगी तो वो मृदा संरचना को खराब कर देगा। इस प्रकार से सिंचाई जल है वो भी, सिंचाई का भी मृदा की संरचना पर प्रभाव पड़ता है। जल निकास का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ड्रेनेज। मृदा में जल निकास की सुविधा न हो तो जल भराव से वायु के लिए स्थान नहीं रह पाता और पौधों की जड़ों का समुचित विकास नहीं होता, जिससे मृदा संरचना खराब हो जाती है। उचित जल निकास होने पर अतिरिक्त जल बाहर निकल जाता है और मृदा संरचना ठीक बनी रहती है। जल निकास का प्रभाव, मृदा में जल निकास की सुविधा न हो तो जल भराव से वायु के लिए स्थान नहीं रह पाता। जो मृदा में वायु और जल का अनुपात होता है 25-25, तो यदि उसमें जल भरा रहेगा मृदा में तो वहां पर क्या रहेगा, वायु के लिए स्थान नहीं रह पाता, तो पौधों की जड़ों का समुचित विकास नहीं होता, जिससे मृदा संरचना खराब हो जाती है। और उचित जल निकास होने पर अतिरिक्त जल बाहर निकल जाता है। यदि मृदा में अपन खेत में जल निकास की व्यवस्था रखेंगे तो जो अतिरिक्त जल होगा वो बाहर निकल जाएगा और मृदा संरचना ठीक बनी रहेगी, तो इसमें मृदा और जल का अनुपात सही बना रहेगा। अब है मृदा संरचना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। मृदा संरचना का क्या महत्व है, तो मृदा संरचना मृदा में उपस्थित जल और वायु पर नियंत्रण करती है और मृदा के कई गुणों को प्रभावित करती है। मृदा संरचना का जल की अंतरक्षरण तल पर जो प्रभाव है वो अपन आगे स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। ये है वो स्ट्रक्चर। विभिन्न प्रकार की मृदा संरचनाएं, सबसे पहले कणीय है, फिर प्रिज्मीय है, संपूजी है, संपूजित, एकल कणीय, खंड सदृश और प्लेट सदृश। जो भी अपन ने मृदा की संरचना के प्रकार देखे थे उनमें ये सभी थे। तो कणीय व एकल कणीय मृदाओं में तीव्र प्रिज्मीय एवं खंड सदृश मृदाओं में मध्य तथा संपूजी प्लेटी मृदाओं में जल श्रवण पर मंद होती है। मृदा संरचना जल एवं वायु के स्तर, आर्द्रता, अंतःश्रवण व तन संरचना, मृदा अपरदन तथा ऊष्मा स्थानांतरण को प्रभावित करती है। अतः मृदा संरचना को उर्वरता की कुंजी कहा जाता है। आगे आता है मृदा जल, सोइल वाटर। मृदा कणों के बीच रंध्रावकाशों में उपस्थित जल मृदा जल कहलाता है। जो मृदा के कण होते हैं उनके बीच में रंध्रावकाशों में जो जल उपस्थित होता है उसे ही मृदा जल कहते हैं। पौधों का लगभग 70 से 95% जल से निर्मित होता है। पौधों का लगभग 70 से 95% जल से निर्मित होता है। यह विलेय ऑक्सीजन को मृदा में अंदर पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है। मृदा को अधिक गर्म एवं अधिक ठंडी नहीं होने देता है। यह सर्वव्यापक विलायक के रूप में अधिकांश आवश्यक पोषक तत्वों को विलयन के रूप में पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार समस्त भौतिक एवं जैव रासायनिक क्रियाओं में जल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो मृदा जल का क्या योगदान है, मृदा कणों के बीच रंध्रावकाशों में उपस्थित जल मृदा जल कहलाता है और पौधों का लगभग 70 से 95% जल से ही निर्माण होता है। यह विलेय ऑक्सीजन को मृदा में अंदर पहुंचाता है। जो मृदा, यह विलेय ऑक्सीजन को यानी जो घुली हुई
ऑक्सीजन होती है उसको मृदा के अंदर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जल करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में भी यह अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है और मृदा को अधिक गर्म व अधिक ठंडी नहीं होने देता है। यह सर्वव्यापक विलायक के रूप में अधिकांश आवश्यक पोषक तत्वों को विलयन के रूप में पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें जल अपने साथ घोलकर और वो पौधे को प्राप्त कराता है। तो इस तरीके से मृदा जल का महत्वपूर्ण योगदान है। मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण। मृदा जल का भौतिक ढंग से निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले आता है आर्द्रता ग्राही जल, फिर आता है केसीय जल और फिर आता है गुरुत्वाकर्षण या स्वतंत्र जल। आर्द्रता ग्राही जिसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, जो केसीय जल होता है उसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं, और गुरुत्वाकर्षण अथवा स्वतंत्र जल को ग्रेविशनल और फ्री वाटर बोला जाता है। तो ये एक अपन को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है मृदा कण। जो ये मृदा कण है उसके बाहर एक जल की परत है, जिसमें जो सबसे ऊपरी परत है वो होती है केसीय जल, उसके अंदर होती है उसे आर्द्रता ग्राही जल बोला जाता है, और जो केसीय जल और आर्द्रता ग्राही जल के बाद आती है वो है गुरुत्व या स्वतंत्र जल। सबसे पहले आता है आर्द्रता ग्राही जल। इस जल को शुष्क मृदा वायुमंडलीय जल वाष्प को अवशोषित करके ग्रहण करती है। जो आर्द्रता ग्राही जल होता है उसे जल को शुष्क मृदा वायुमंडलीय जल वाष्प को अवशोषित करके ग्रहण करती है, इसलिए इसे आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। तो ये आर्द्रता ग्राही जल स्ट्रक्चर में देख सकते हो। यह जल पतली झिल्ली के रूप में मृदा कणों के चारों ओर आसंजन बल के साथ दृढ़ता से जुड़ा रहता है। जो आर्द्रता ग्राही जल होता है वो मृदा कणों के चारों ओर आसंजन बल के साथ दृढ़ता से जुड़ा रहता है। पौधे इसका उपयोग करने में अक्षम रहते हैं, यानी इसका उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं, अतः कृषि उत्पादन में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। फिर आता है केसीय जल। केसीय जल मृदा कणों पर पृष्ठीय बलों द्वारा धारित रहता है। जो आर्द्रता ग्राही जल था वो आसंजन बल के साथ जुड़ा रहता था, जबकि केसीय जल है वो केसीय जल मृदा कणों पर पृष्ठीय बलों द्वारा धारित रहता है। आर्द्रता ग्राही जल के विपरीत केसीय जल के अणु स्वतंत्र, गतिशील और द्रव अवस्था में रहते हैं। इसे गुरुत्व बल पृथक नहीं कर सकता, किंतु पौधों की जड़ें इसे आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। जो पौधों की जड़ें होती हैं वो केसीय जल को आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। इस जल को सुलभ जल भी कहते हैं। जो केसीय जल है उसे सुलभ जल कहा जाता है, अतः यह कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम जल कौन सा है, तो वो होगा केसीय जल। केसीय जल की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मृदा में केसीय जल को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। इनमें पहला है पृष्ठ तनाव, दूसरा है मृदा कणाकाव, तीसरा है मृदा संरचना और चौथा है जीवांश पदार्थ। तो केसीय जल की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला पृष्ठ तनाव। केसीय जल की मात्रा पृष्ठ तनाव के बढ़ने के साथ बढ़ती है और तनाव कम होने पर केसीय जल की मात्रा में कमी होती है, क्योंकि मृदा कण महीन कणों वाली मृदा में केशिकाओं की संख्या अधिक होती है। इस कारण मृतिका मृदा में बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक मात्रा में केसीय जल रहता है। तो मृतिका मृदा में बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक मात्रा में केसीय जल रहता है। मृदा संरचना। जिन मृदाओं में कणीय संरचना होती है उनमें एकल संरचना वाली मृदाओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में केसीय जल होता है। जीवांश पदार्थ क्या होता है? मृदा में जीवांश की अधिक मात्रा होने पर केसीय जल की मात्रा अधिक होती है। यदि मृदा में जीवांश की मात्रा अधिक होगी तो वहां पर केसीय जल की मात्रा भी अधिक होगी, क्योंकि ह्यूमस में पर्याप्त केशिका क्षमता पाई जाती है। जो ह्यूमस होता है उसमें पर्याप्त केशिका क्षमता पाई जाती है, इसलिए जीवांश पदार्थ में यदि अधिक मात्रा में होगा तो वहां पर केसीय जल की मात्रा भी अधिक होगी।
इसलिए मृदा में जीवांश पदार्थ होना जरूरी होगी। गैसीय जल की गति, मूवमेंट ऑफ कैपिलरी वाटर। गैसीय का जल मृदा कणों के चारों ओर बीच में पतली झिल्ली बनाता है। यह झिल्ली एक कण से दूसरे कण की ओर लगातार बढ़ती है। दो कणों के परस्पर मिलने पर उनके बीच का रिक्त स्थान केशिका जल से बढ़ जाता है। जल की यह गति दोनों जलीय झिल्लियों द्वारा विकसित बल एक समान होने तक होती रहती है। यह गति कई झिल्लियों में होती रहती है, जिससे जल एक कण से दूसरे कण की ओर गतिशील होता रहता है। मृदा द्वारा जल को अधिकतम मात्रा में धारण करने की क्षमता को अधिकतम केशीय क्षमता कहते हैं। जो केशीय जल है वो मृदा कण के चारों ओर रहता है। अंतराकशों में केशीय जल, जो दो अलग अलग कण होते हैं उनके बीच में केशीय जल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अंतरकाशों में केशीय जल और मृदा वायु। जो केशीय जल है, एक झिल्ली, केशीय जल की झिल्ली होती है, उसके अंदर कणों के बीच में केशीय जल यहाँ पर जो होगा उसके अंदर मृदा वायु होगी। आगे है गुरुत्वाकर्षण अथवा स्वतंत्र जल। मृदा में उपस्थित अधिकतम केशीय क्षमता से अधिक जल मृदा के दीर्घ रंध्रों में बढ़ जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण अथवा स्वतंत्र जल में क्या होता है कि मृदा में उपस्थित अधिकतम केशीय क्षमता से अधिक जल, जो केशीय क्षमता है उससे यदि अधिक जल होगा वो मृदा के दीर्घ रंध्रों में बढ़ जाता है। यह जल पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में आ जाता है। इस जल को गुरुत्वाकर्षण जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। जब गुरुत्व जल मृदा में नीचे की तरफ गति करता है तो उसे अंतःस्रवण कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण में या स्वतंत्र जल में क्या होता है कि मृदा में जो उपस्थित अधिकतम केशीय क्षमता से अधिक, यानी जो केशीय क्षमता है उससे भी अधिक यदि जल हो जाता है तो मृदा के दीर्घ रंध्रों में, जो बड़े रंध्र होते हैं उनमें बढ़ जाता है और यह जल पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में रहता है। इस जल को ही गुरुत्वाकर्षण जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। जब गुरुत्व जल मृदा में नीचे की तरफ गति करता है तो उसे अंतःस्रवण कहते हैं। जो जल होता है वो मृदा में नीचे की तरफ गति करता है उसे अंतःस्रवण कहते हैं। तो बात करते हैं जल धारण के बारे में। जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल को धारण करने की क्षमता। मृदा द्वारा जल की अधिकतम मात्रा को धारण करने की क्षमता को जल धारण क्षमता कहते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण जल के विरुद्ध धारित जल की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करती है। क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? जल की वह मात्रा जिसको मृदा जल निकास की उचित व्यवस्था होते हुए भी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध नीचे जाने से रोक देती है। इस अवस्था में मृदा के द्वारा जल को धारण किया जाता है, उसे क्षेत्र क्षमता कहते हैं। मुर्जान गुणांक, विल्टिंग कोएफिशिएंट, मुर्जान गुणांक होता है विल्टिंग कोएफिशिएंट। जब मृदा में नमी की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि पौधों की जड़ें मृदा कणों से जल का अवशोषण नहीं कर पाती हैं। मुर्जान गुणांक क्या होता है कि जब मृदा में नमी की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि पौधों की जड़ें मृदा कणों से अधिक जल का अवशोषण नहीं कर पाती है, जब पौधा वाष्पोत्सर्जन द्वारा हो रही जल की हानि की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है। तो जब मृदा में नमी की मात्रा कम हो जाएगी तो पौधे की जड़ें उस मृदा कणों से जल का अवशोषण नहीं कर पाती हैं और पौधा वाष्पोत्सर्जन द्वारा हो रही जल की हानि को पूर्ति करने में असमर्थ रहता है। तो पौधे के अंदर स्फूर्ति कम होकर सूखना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में पानी देने पर पौधा पुनः स्फूर्ति लाकर जीवित होने लगता है, उसे अस्थायी मिलानी बिंदु कहते हैं।
तो जब मृदा में नमी की कम मात्रा होती है तो पौधे की जड़ें उस जल को अवशोषित नहीं कर पाती हैं, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल की हानि हो रही है उसको भी वह पूरा नहीं कर पाता है। तो पौधे के अंदर स्फीति होकर फिर पौधे में यदि जल नहीं मिलेगा तो पौधा सूखने लगता है, और इस अवस्था में ही मृदा में पानी देकर यदि अपन उस अवस्था में पौधे पर पानी देते हैं और वह दोबारा से जीवित होने लगता है तो उसे अस्थायी मिलानी बिंदु कहते हैं। और यदि पौधा पुनः स्फूर्ति प्राप्त करने में असमर्थ रहकर मुरझा जाता है तो उसे स्थायी मिलानी बिंदु कहते हैं। यानी पौधा अगर सूखने लगता है, अपन उसमें पानी डालते हैं तो वह पुनः जीवित हो जाता है, तो उसे अस्थायी मिलानी बिंदु कहते हैं। और यदि वह पानी डालने के बाद भी फिर से जीवित होने में असमर्थ रहता है तो उसे स्थायी मिलानी बिंदु कहते हैं। ऐसी अवस्था में मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा को मुरझान गुणांक कहते हैं। तो इस अवस्था में जब मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा को मुरझान गुणांक कहते हैं। अब आता है अशलांग बिंदु। स्टिकी पॉइंट, मृदा में नमी की वह प्रतिशत जिस पर मृदा का लेप किसी दूसरे पदार्थ से चिपकना बंद कर देता है, अशलांग बिंदु कहलाती है। मृदा में नमी की वह प्रतिशत जिस पर मृदा और लेप किसी दूसरे पदार्थ से चिपकना बंद कर दे उसे अशलांग बिंदु कहते हैं। ये तो मृदा में नमी की कमी होने पर होगा, उसे अपन अशलांग बिंदु कहते हैं। मृदा जल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहले आता है मृदा गठन। बड़े कणों में बड़े आकार की रंध्र नलिकाएं होने से मृदा जल का प्रभाव तीव्र होता है। छोटे कण वाली मृदा में आर्द्रता ग्राही जल का अधिशोषण अधिक होता है और इनमें केशीय जल की द्रुत गति होती है। आर्द्रता, मृदा जल को आर्द्रता किस प्रकार से प्रभावित करती है? वायुमंडल में अधिक आर्द्रता होने पर मृदाओं में आर्द्रता ग्राही जल की मात्रा बढ़ जाती है। मानसून के दिनों में शुष्क दिनों की अपेक्षा मृदा में आर्द्रता ग्राही जल की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। वर्षा जब मंद गति से होती है तो यह जल केशीय जल के रूप में पौधों के काम आता है। अधिक वर्षा होने पर जल समस्त रंध्रावकाशों को संतृप्त करके गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि के नीचे की तहों में चला जाता है और यह जल पौधों के लिए अनुपयोगी रहता है। मृदा संरचना, मृदा के कण पास पास व्यवस्थित होने पर जल की अंतःस्रवण गति कम होती है। गुरुत्व जल का अंतःस्रवण प्लेटी एवं संपुंजित मृदाओं में कम होता है। मृत्तिका मृदाओं में प्राय जलाक्रांत स्थिति बनी रहती है। अच्छी दानेदार मृदाओं में केशीय जल की पर्याप्त मात्रा पौधों को उपलब्ध रहती है। तापमान, तापमान में कमी होने पर केशीय जल की मात्रा में वृद्धि होती है और तापमान में वृद्धि होने पर केशीय जल की मात्रा में कमी आ जाती है। जीवांश पदार्थ, मृदा में जीवांश पदार्थ की उपस्थिति से केशीय क्षमता में वृद्धि होती है। मृदा में जीवांश पदार्थ की उपस्थिति होगी तो उसमें केशीय क्षमता में वृद्धि होगी। अतः अधिक जीवांश पदार्थ वाली मृदाओं में जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो जिन मृदाओं में जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अधिक होगी। मृदा ताप, सोइल टेम्परेचर, सूर्य के विकिरण, गर्म वर्षा, रासायनिक और जैविक प्रक्रमों से मृदा में उपस्थित संपूर्ण उष्णता को मृदा ताप कहते हैं। तो सूर्य के विकिरण, गर्म वर्षा, रासायनिक और जैविक प्रक्रमों से मृदा में उपस्थित संपूर्ण उष्णता से मृदा ताप कहते हैं। मृदा ताप आर्द्रता, वातन संरचना, सूक्ष्म जीव, जीवांश पदार्थों के अपघटन तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। तथा मृदा ताप पौधों की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। तो मृदा ताप का महत्व, मृदा ताप का महत्व है बीजों का अंकुरण एवं पौधों की वृद्धि में। बीज बोने से फसल पकने तक एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। मृदा ताप बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान अलग अलग होता है। तापमान कम या अधिक होने पर बीज कम संख्या में अथवा मंद गति से अंकुरित होते हैं। इसी प्रकार पौधों की वृद्धि के लिए भी उपयुक्त मृदा ताप आवश्यक होता है। तो बीजों का अंकुरण और पौधों की वृद्धि के लिए भी एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। उस टेम्परेचर पर ही पौधा अंकुरित होगा, बीज अंकुरित होगा और पौधे का विकास होगा।
यदि टेम्परेचर कम होगा, उसको उचित मात्रा में टेम्परेचर पौधे को नहीं मिल पाएगा, तो उसका विकास सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। और यदि बीज को टेम्परेचर उचित मात्रा में नहीं मिलेगा, तो वह भी अंकुरित होने में समय लेगा। जड़ों की वृद्धि में जो तापमान है उसका क्या प्रभाव है, क्या उपयोग है। पौधों की जड़ें अनुकूल ताप पर अच्छी प्रकार से वृद्धि करती हैं। निर्धारित ताप से कम या अधिक ताप पर जड़ों की वृद्धि कम होती है और अंत में रुक जाती है। मृदा से पोषक तत्व और जल अवशोषण। मृदा से पोषक तत्व और जल अवशोषण करने के लिए पौधों को अनुकूल ताप की आवश्यकता होती है। इसमें दिन के समय ताप का विशेष महत्व है, क्योंकि दिन में अधिक वाष्पन होने से पौधों में अनुकूल आंतरिक जल स्तर स्थापित करना आवश्यक होता है। उपज। इष्टतम मृदा ताप से कम या अधिक ताप होने पर फसलों की उपज प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर आलू में कंद बनने के लिए मृदा में उपयुक्त तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है तथा 29 डिग्री सेल्सियस से अधिक मृदा ताप होने पर कंद बनना बंद हो जाता है। यदि उपज में भी तापमान का एक योगदान होता है, में इष्टतम मृदा ताप से कम या अधिक ताप होने पर फसलों की उपज प्रभावित होता है। यानी जो टेम्परेचर क्रॉप्स को चाहिए वो अगर उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो उपज पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अपन देख सकते हैं कि आलू में कंद बनने के लिए मृदा में उपयुक्त तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यानी कि जो कंद बनने के लिए आलू को 17 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, तो 29 डिग्री सेल्सियस से अधिक मृदा ताप होने पर कंद बनना बंद हो जाता है। यदि वो 17 डिग्री सेल्सियस 29 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, तो मृदा ताप 29 डिग्री सेल्सियस होने पर या उससे अधिक होने पर मृदा में जो आलू का कंद बन रहा है वो कंद बनना बंद हो जाता है। मृदा जीवाणुओं की क्रियाशीलता। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के लिए एक निश्चित ताप 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है। मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको अपनी एक्टिविटी क्रियाशीलता के लिए एक निश्चित टेम्परेचर जो कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसकी आवश्यकता होती है। मृदा में अनेकों प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक माध्यम तैयार करते हैं। जो पौधों अपने मृदा में सूक्ष्म जीव होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वो अपने क्रॉप्स के लिए लाभदायक भी होते हैं। तो उनको एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन। जीवांश पदार्थों का अपघटन भी मृदा ताप द्वारा नियंत्रित रहता है। सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन 45 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच अमोनियम गैस तीव्र गति से उत्पन्न होती है। जो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होता है उसमें भी जो जीवांश पदार्थों का अपघटन है वो मृदा ताप द्वारा नियंत्रित रहता है। सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन 45 डिग्री सेल्सियस से और 98.6 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच अमोनियम गैस तीव्र गति से उत्पन्न होती है। मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारक हैं मृदा की प्रकृति, नेचर ऑफ सोइल। मृदा खनिज पदार्थ एवं जीवांश पदार्थ से मिलकर बनी रहती है। खनिज पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जीवांश पदार्थ की अपेक्षा कम होती है, इसलिए खनिज मृदाएं जीवांश मृदाओं की अपेक्षा शीघ्रता से ताप ग्रहण कर लेती हैं। छोटे कण वाली मृदा में जल की मात्रा अधिक होती है। जो छोटे कण वाली मृदाएं होती है उनमें जल की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे वे मंद गति से ताप को ग्रहण करती हैं। इसी प्रकार खराब संरचना वाली मृदाएं शीघ्रता से गर्म हो जाती हैं। मृदा का रंग, कलर ऑफ सोइल। गहरे रंग वाली मृदा में सूर्य से ताप अवशोषण की क्षमता अधिक होती है, जिससे काली भूरी मृदाएं हल्के रंग की मृदाओं की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म हो जाती हैं। हल्का रंग ताप के अधिकतर भाग को वायुमंडल में परावर्तित कर देता है। यही कारण है कि मध्य राजस्थान की मृदाएं दक्षिणी राजस्थान की काली मृदा की अपेक्षा कम गर्म होती है। मृदा आर्द्रता, सोइल ह्यूमिडिटी। जल का विशिष्ट ताप अधिक होता है, इसलिए आर्द्र मृदाएं शुष्क मृदाओं की अपेक्षा मंद गति से गर्म होती है। वनस्पति का आच्छादन, वेजिटेटिव कवर।
वनस्पति आच्छादित मृदाएं बढ़ती मृदाओं की अपेक्षा कम ताप अवशोषित करती हैं। साथ ही ताप की हानि कम होती है। और जो ताप की हानि कम होने से मृदाएं शीतल होने से बच जाती हैं। अतः जिन मृदाओं में घनी वनस्पति होती है वे गर्मियों में ठंडी तथा सर्दियों में गर्म रहती है। भूमि का ढाल स्लोप ऑफ लैंड। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें दक्षिणी ढाल पर लंबवत पड़ती हैं जिससे वहां की मृदाएं शीघ्र गर्म हो जाती हैं और उत्तरी ढाल पर स्थित मृदाएं अपेक्षाकृत कम गर्म होती हैं। जलवायु क्लाइमेट ध्रुवों की ओर स्थित मृदाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर स्थित मृदाओं की अपेक्षा ठंडी होती हैं क्योंकि जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं मृदा ताप में वृद्धि होने लगती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की मृदाएं कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में ठंडी रहती है। ऋतुएं। वर्ष में ऋतु परिवर्तन के साथ मृदा ताप भी परिवर्तित होता रहता है क्योंकि शीत ऋतु में सूर्य के विकिरण से कम ऊष्मा और ग्रीष्म ऋतु में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। आगे अपन बात करेंगे मृदा वायु के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नए नए अपडेट के लिए बने रहें एग्रीकल्चर वाला के यूट्यूब चैनल पर। और आगे बात कर देंगे अपन मृदा वायु के बारे में, सोइल लेयर के बारे में। वो बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट